हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के 101वें रामसर स्थल की घोषणा कर दी है। ये 101वां रामसर स्थल कौन सा है और जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में इसकी विशिष्ट भूमिका क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो 101वां रामसर स्थल है ग्लोब झील, ग्लोब लेक। हिंदी में इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, ग्लोब झील। ये कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। अरुणाचल प्रदेश में यहां एक जिला पड़ता है लोहित। लोहित जिले में कामलांग वन्य जीव अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व है और इसी कामलांग वन्य जीव अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व में ग्लोब झील स्थित है। कामलांग को वन्य जीव अभ्यारण्य 1989 में डेजिग्नेट किया गया था और फिर सितंबर 2016 में इसे एक टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ही नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व भी पड़ता है। ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है और जैव विविधता के दृष्टिकोण से कितना समृद्ध है आप इस तथ्य से पहचान सकते हैं कि ग्लोब झील के क्षेत्र में 150 से अधिक वृक्ष की प्रजातियां मिलती हैं और 49 ऑर्किड की प्रजातियां भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ऑर्किड क्या है? बहुत ही रंग बिरंगे और खुशबूदार फूल के पौधों का एक परिवार है ऑर्किड। तो यहाँ 49 ऑर्किड प्रजातियां भी आपको देखने को मिलेंगी। ये जो ग्लोब झील है ये फ्रेश वाटर की झील है, बहुत ही स्वच्छ है और इसी को रामसर स्थल, रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर स्थल घोषित करने का मतलब है कि अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। ये किसके अंतर्गत घोषित की जाती है? रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत घोषित की जाती है। रामसर कन्वेंशन कब अस्तित्व में आया था? 2 फरवरी 1971 को अस्तित्व में आया था और इसलिए हर वर्ष 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन अस्तित्व में आया था। यह कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये ईरान के शहर रामसर में हुआ था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ये भले ही 1971 में अस्तित्व में आया हो लेकिन ये लागू हुआ था 1975 में। और भारत इससे कब जुड़ा था? भारत इससे जुड़ा था 1 फरवरी 1982 को। भारत के वे कौन से पहले स्थल थे जिन्हें रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? इन स्थलों को भी नोट कर लीजिए। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील और राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव नेशनल पार्क भारत के पहले रामसर स्थल थे जिन्हें 1981 में रामसर स्थल के रूप में डेजिग्नेट किया गया था। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहां पर है? तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है, ये पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन आर्द्र भूमि। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल यहाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका झील है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ग्लोब झील के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 101 हो गई है। इससे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया था और वो स्थल था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जिसको सुरहा ताल भी कहते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत में जो रामसर स्थल का क्षेत्रफल है वो इसके साथ बढ़कर के कितना हो गया है? 13,87,612 हेक्टेयर का हो गया है और ये भारत की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के प्रति और अंततः पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है अगर भारत ने इतने बड़े क्षेत्र को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया है। और रामसर स्थल को घोषित करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि रामसर स्थल कई क्षेत्रों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में इनकी भूमिका है। जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में रामसर स्थलों की या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की क्या भूमिका है, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप समझ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के रूप में इनकी भूमिका इस प्रकार से एस्टेब्लिश होती है कि आर्द्र भूमियों के जो पौधे हैं, आर्द्र भूमियों की जो मिट्टी है, ये बड़ी मात्रा में वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके उसको संचित करती है, यानी कार्बन सिंक के रूप में काम करती है। जब हम सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है किसी चीज को ग्रहण करने की प्रक्रिया, किसी चीज का भंडारण करने की प्रक्रिया, और जब उस चीज का भंडारण हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सिंक। तो जब आर्द्र भूमियों के पौधे और मिट्टी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण कर रहे होते हैं, उस प्रक्रिया में होते हैं, तो उसे सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। और जब लंबे समय तक उसका संग्रहण करते हैं तो उसको कार्बन सिंक कहते हैं। तो आर्द्र भूमियां बड़े स्तर पर कार्बन सिंक के रूप में काम करती हैं, वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को ये संचित रखती है और इस प्रकार से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में कम करती हैं, जो कि एक प्रमुख ग्लोबल
वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए 55 to 60% तक के लिए जिम्मेदार होती है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही क्लाइमेट चेंज है। तो इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में आर्द्र भूमियों की भूमिका स्थापित हो जाती है। साथ ही ये बाढ़ को भी नियंत्रित करती है। बाढ़ को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, जो अतिरिक्त वर्षा का जल है उसे संचित कर लेती है और जब संचित कर लेती है तो बाढ़ की तीव्रता को कम कर देती है और इस प्रकार से ये क्लाइमेट अडेप्टेशन के रूप में, अनुकूलन के रूप में भी भूमिका इनकी बनती है। इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को दो तरह से नियोजित करती है, एक तो मिटिगेशन के रूप में और एक अडेप्टेशन के रूप में। जब हम जलवायु परिवर्तन के प्रति लड़ाई की बात करते हैं तो उसके दो रूप है, अडेप्टेशन और मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के जो कारक हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का अतिरिक्त सांद्रण वायुमंडल में होना, उन कारकों को कम करना। अडेप्टेशन का मतलब है कि जब जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है उनको सीमित कर देना। तो यहां पर आप देखिए कि जलवायु परिवर्तन के जो कारक हैं, उन कारकों में से कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक के रूप में काम करके उस कारक को सीमित कर रही है और यहां पर बाढ़ की तीव्रता को कम करके अडेप्टेशन, अनुकूलन कर रही है। तो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में इनकी अडेप्टेशन के रूप में भी भूमिका है और मिटिगेशन के अंतर्गत भी भूमिका है और इसलिए आर्द्र भूमियों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही आप ये भी जानिए कि आर्द्र भूमियां सूखे की स्थिति में भी से निपटने में भी मदद करती हैं। क्यों? क्योंकि ये अतिरिक्त वर्षा जल को संचित करती हैं, अतिरिक्त वर्षा जल को संचित करती हैं और फिर उस पानी को धीरे धीरे रिलीज करती हैं। तो जब पानी की अनुपलब्धता हो, उपलब्धता कम हो, तो इस पानी का आप उपयोग कर सकते हैं और साथ ही ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज, धीरे धीरे एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी इनकी भूमिका है। इस प्रकार से भूजल को बनाए रखने में इनकी भूमिका स्थापित हो जाती है। और साथ ही जैव विविधता संरक्षण में भूमिका कैसे है, क्योंकि ये बड़े स्तर पर जल पक्षियों को, उभयचरों को और जलीय पौधों को आश्रय प्रदान करती हैं, पौधों को आश्रय प्रदान करती हैं, खाद्य श्रृंखला बनाए रखती हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करती है और इस प्रकार से उस क्षेत्र के इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में इनकी भूमिका है। और किसी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा और फिर उसके संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रयास कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को बनाए रखने की आपकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जब कोई स्थल रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं, अब इस आर्द्र भूमि का संरक्षण इन्हीं नियमों की कड़ाई के साथ किया जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि इस तरह की आर्द्र भूमियों को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त होती है और जब अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त होती है तो इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। साथ ही इस तरह के स्थलों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक सलाह, तकनीकी सहयोग प्राप्त करने की पृष्ठभूमि भी बनती है। ये किसी स्थल को आर्द्र भूमि के रूप में घोषित करने का एक अतिरिक्त महत्व है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? ग्लोब झील किस राज्य का पहला रामसर स्थल है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।